आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा हेलीकॉप्टर में केक काटने की भी हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मिनी ट्रक में सफर करने का एक वीडियो सामने आया। इसमें उन्होंने कुछ युवाओं से भी बात की। बताया गया कि ये वीडियो हरियाणा के पंचकुला का है, जहां उन्होंने संविधान सम्मान सम्मेलन को भी संबोधित किया था। इसी सम्मेलन से निकलने के बाद वो युवाओं के साथ मिनी ट्रक पर सवार हो गए। इस बातचीत में राहुल गांधी ने अपनी सरकार बनने पर अग्निवीर योजना को बंद करने का वादा किया। वहीं मिनी ट्रक के अलावा राजधानी दिल्ली में मेट्रो से भी सफर करने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गयी। इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों के साथ सेल्फी भी खिंचवाई। हमने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि अग्निवीर योजना को हम कैंसिल कर देंगे। हमारा टेम्पो अग्निवीर वाला है। हमारा टेम्पो अग्निवीर का है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और विकासशील इंसान पार्टी के नेता मुकेश सहनी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें वो हेलीकॉप्टर में केक काटते नजर आए। ये केक उन्होंने अपनी जनसभाओं का आंकड़ा 200 होने के मौके पर काटा। पिछले दिनों हेलीकॉप्टर में ही उनका मछली खाने का वीडियो भी सामने आया था। ये आज केक है और हम लोग को 200 सभा आज होना है तकरीबन, और आज 205 हो जाएगा पूरा करेंगे तो इसके लिए आज हम लोग चाह रहे हैं कि केक काटा जाए। आपका तो 200 हो चुका है, मेरा पहली बार ऐसा हो रहा है, डबल सेंचुरी हो रहा है। दिमाग में नहीं था कि 200 हो गया है। तो अभी 190 के आसपास हुआ है। 200 सभा हम लोग कर चुके। भोपाल की ज्योति रात्रे ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतेह कर लिया। वो ऐसा करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बन गई हैं। 55 साल की ज्योति ने दूसरे प्रयास में 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचकर ये रिकॉर्ड कायम किया। राजस्थान के जयपुर में बेजुबान जानवरों को गर्मी से बचाने के लिए खास इंतजाम किए गए। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में कूलर लगाए गए हैं ताकि शेरों और दूसरी जानवरों को ठंडी हवा मिले। वहीं भालुओं को आइसक्रीम दी जा रही है। इतना ही नहीं, वहाँ तरबूज भी परोसे जा रहे हैं। जानवरों को फलों के साथ ग्लूकोज मिलाकर दिया जा रहा है ताकि गर्मी में उनके शरीर का संतुलन ठीक बना रहे। टाइगर्स वगैरह है, जितने भी वन्य जीव हैं कार्निवोरस वाले, उनके लिए पानी में ग्लूकोज दिया जाता है, और शाकाहारी वन्य जीव हैं उनके लिए ककड़ी, खीरा, तरबूज दिया जाता है ताकि वो सीजनल फ्रूट्स और खाद्य सामग्री डालने से उनके अंदर गर्मी का विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। यूपी के नोएडा में भीषण गर्मी के बीच ट्रैफिक पुलिस के जवानों के लिए एक पहल की गई। दरअसल उन्हें स्पेशल किट बांटी गई जो लू और गर्मी से मदद करेगी। इस किट में गर्मी से बचाव के लिए थर्मास्टिल, वाटर बॉटल, चश्मा, मास्क, इलेक्ट्रोल पाउडर और ग्लूकोन डी जैसी कई चीजें शामिल हैं। यहाँ के 500 ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए HCL फाउंडेशन और नोएडा पुलिस कमिश्नरेट ने यह स्वास्थ्य सुरक्षा किट तैयार की है। सड़क पर भीषण गर्मी में खड़े ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को इससे काफी मदद मिलेगी। इस समय मौसम बहुत एक्सट्रीम है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और ट्रैफिक और 112 का कंपोनेंट ऐसा है जो सारा दिन सड़कों पर खड़ा रहता है। इस वजह से इनको इस सीजन से लड़ने के लिए किट में करके सभी ट्रैफिक कर्मियों को प्रदान किया जा रहा है। सेकेंड फेज में इसे हम 112 कर्मियों को भी उपलब्ध। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा दिए जाने के अधिकार में शिक्षा माफियाओं की दखलंदाजी से जुड़ी हुई है। भारत सरकार ने गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन शुरू किया ताकि गरीब घर के बच्चों को भी बड़े बड़े स्कूलों में अच्छी शिक्षा हासिल हो सके। लेकिन महाराष्ट्र के नागपुर में एक ऐसा स्कैम सामने आया है जिसको जानकर हर कोई चौंक गया। नागपुर में रसूखदारों ने बोगस दस्तावेज देकर यहाँ के नामचीन स्कूलों में अपने बच्चों का एडमिशन करवाया, जिससे कि गरीब बच्चों के हक को सरेआम कुचला गया। लिहाजा शिक्षा के अधिकार में शिक्षा माफियाओं की दखलंदाजी से खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं।
मम्मी पापा प्यार दो, शिक्षा का अधिकार दो। अनपढ़ होना अभिशाप, अब न रहेंगे अंगूठा छाप। कोई न छूटे इस बार, शिक्षा है सबका अधिकार। आधी रोटी खाएंगे, स्कूल जरूर जाएंगे। शिक्षा के अधिकार को लेकर सरकार इन नारों को कितना भी बुलंद कर ले, लेकिन शिक्षा माफिया गरीब मासूम बच्चों के शिक्षा के सपनों पर लगातार पानी फेर रहे हैं। नागपुर पुलिस की गिरफ्त में आया ये शख्स गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने वाले कानून यानी राइट टू एजुकेशन को अपनी जेब में रखकर चलता है। नागपुर की सीलाबर्डी, धंतोली और सदर पुलिस ने ऐसे ही 19 अभिभावकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। नागपुर के नामी स्कूलों में दाखिला लेने के लिए कई रसूखदार लोगों ने एडमिशन के लिए फर्जी इनकम सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट और एड्रेस प्रूफ जमा किए थे और शिक्षा के अधिकार नियम के तहत एफिडेविट भी दिया था कि एडमिशन के लिए मुहैया कराए गए ये सारे दस्तावेज सही हैं। सीताबर्डी और सदर पुलिस ने छापेमारी करके धंतोली के उस दफ्तर को सील कर दिया जहां पर फर्जी दस्तावेज तैयार किए जाते थे। शिक्षा के अधिकार के तहत स्कूल में एडमिशन पाने के लिए अभिभावक इसी दफ्तर में फर्जी दस्तावेज बनवाते थे। आरटीआई अंतर्गत जो एडमिशन गवर्नमेंट के थ्रू किए जाते हैं जो स्कूल में सीबीएसई बोर्ड में, उसमें लगभग 19 जो स्टूडेंट है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इंक्वायरी की है, उनको जो डॉक्यूमेंट सबमिशन किए वो डॉक्यूमेंट फर्जरी करके दिए हुए निष्पन्न हुए उसमें। तो उसके अंतर्गत जो एजुकेशन ऑफिसर के कंप्लेंट दी है उसमें हमने 19 आरोपी है 2 एफआईआर में, और उसमें से एक आरोपी का हमने अरेस्ट किए। जो एजेंट है, एजेंट के थ्रू जो एडमिशन की गए हैं, हम उनको सर्च कर रहे हैं। इस फर्जीवाड़े की जानकारी पहले नागपुर के शिक्षा विभाग को मिली थी। इसके बाद इसे नागपुर पुलिस से साझा की गई। फिर पुलिस ने इस मामले की खोजबीन शुरू की। पुलिस की जांच में ये पता चला कि अभिभावकों ने अलग अलग नामी स्कूलों में शिक्षा के अधिकार के तहत नर्सरी में दाखिला दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज दिए थे। पुलिस के मुताबिक इस फर्जीवाड़े का मास्टरमाइंड शाहिद शरीफ दस्तावेज मुहैया कराने के लिए अभिभावकों से 50,000 से 2 लाख रुपए वसूलता था और नामी स्कूलों में एडमिशन करा देता था। हालांकि पुलिस ने शाहिद शरीफ के दफ्तर में छापेमारी कर उसे सील कर दिया है, लेकिन वो अब भी फरार है। बता दें कि देश में बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देने के लिए राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 लाया गया था। ये 6 से 14 साल की आयु के बच्चों को मुफ्त शिक्षा की गारंटी देता है। भारत की संसद ने 4 अगस्त 2009 को इस एक्ट को अधिनियमित किया और ये 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इस एक्ट ने भारत को दुनिया के उन 135 देशों में से एक बना दिया जिनके पास शिक्षा का मौलिक अधिकार है। हालांकि इस कानून के बाद भी कई ऐसी खामियां और चुनौतियां हैं जिसके कारण देश के हजारों बच्चे अनिवार्य शिक्षा से दूर रह जाते हैं। अब ये जानना जरूरी है कि राइट टू एजुकेशन एक्ट का उद्देश्य क्या है और यह कानून किस लिए लाया गया। इस एक्ट का उद्देश्य 6 से 14 साल की आयु के प्रत्येक बच्चे को निःशुल्क प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ये एक्ट सुनिश्चित करता है कि कमजोर वर्ग के बच्चे और वंचित समूह के बच्चे के साथ भेदभाव नहीं किया जा सके। यदि कोई बच्चा ऐसा है जो 6 साल की आयु पर किसी विद्यालय में प्रवेश नहीं ले सका है, तो वो बाद में अपनी उम्र के अनुसार कक्षा में प्रवेश ले सकता है। निजी और विशेष श्रेणी वाले विद्यालय को भी आर्थिक रूप से निर्बल समुदाय के बच्चों के लिए पहली कक्षा में 25% स्थान आरक्षित करने होंगे। हालांकि स्वतंत्रता आंदोलन के साथ ही भारत में शिक्षा को लेकर जद्दोजहद चलती रही और आजादी के बाद 75 वर्षों में भारत ने सामाजिक और आर्थिक प्रगति जरूर की है, लेकिन अगर साक्षरता की बात करें तो इस मामले में आज भी हम कई देशों से पीछे हैं। ये ठीक है कि आजादी के समय से ही देश की साक्षरता बढ़ाने के लिए कई कार्य किए गए और कार्यक्रम भी बनाए गए, लेकिन जितनी प्रगति कागजों पर दिखी उतनी असल में हो नहीं पाई। नागपुर में जो मामला सामने आया है, इसमें तो बहुत बड़े स्तर पे, बड़े पैमाने पे धांधली हुई है। तो हमें
इसको बड़ी गंभीरता से सोचने की ज़रूरत है कि ऐसे दस्तावेज बनते कहाँ से हैं, जो लोग उनमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, पुलिस एक्शन हो और कोर्ट भी इंश्योर करे कि जब ऐसे मामले आते हैं तो उनको ऐसी सजा दे ताकि भविष्य में कोई ऐसी गलती ना दोहराए। दरअसल शिक्षा अधिकार अधिनियम के चलते ज्यादा जोर दाखिले या नामांकन बढ़ाने पर है। ड्रॉप आउट रेट यानी बीच में पढ़ाई छोड़ने की दर पर काबू पाने के लिए जहां एक तरफ मिड डे मील का सहारा लिया गया तो वहीं दूसरी तरफ प्राथमिक कक्षाओं में फेल न करने की नीति अपनाई गई। लेकिन न पढ़ाई की गुणवत्ता की फिक्र की गई और न विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की। विद्यार्थी शिक्षक अनुपात की हकीकत क्या है, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अमूमन हर राज्य में शिक्षकों के हजारों पद खाली हैं। ऐसे में सरकारों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून खानापूर्ति से ज्यादा कुछ नहीं लगता। लिहाजा गरीब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा के अधिकार में शिक्षा माफियाओं की दखलंदाजी से खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। नागपुर से योगेश पांडे, गुड न्यूज टुडे। वैसे आपको बता दें कि नागपुर में ही नहीं बल्कि गुजरात के भरूच से भी बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली खबर सामने आई है। भरूच के एमिकस इंटरनेशनल स्कूल में शिक्षा के अधिकार कानून के तहत पढ़ने वाले छात्रों के साथ भेदभाव करके इस कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। स्कूल के संचालकों ने गरीब बच्चों के साथ भेदभाव करते हुए 31 छात्रों को अलग क्लासरूम में बिठाया, जहां गर्मी से बचने के लिए पंखे लगाए हैं, जबकि दूसरे छात्रों को एसी रूम में बिठाया जा रहा है। जब इसकी शिकायत गरीब बच्चों ने अपने अभिभावकों से की तो वो हैरान रह गए और बाद में ये जानकारी निकलकर सामने आई कि इन बच्चों से कई और तरीकों का भेदभाव भी किया जा रहा है। तो आइए सुनते हैं कि स्कूल के दोहरे रवैये को लेकर बच्चों के अभिभावकों का क्या कहना है। मेरा पोता एमिकस लुवारा स्कूल में पढ़ता है। लुवारा एमिकस स्कूल में वो आरती के हेटर में पढ़ता है। उसके क्लास में कुछ प्रॉब्लम थे, जैसे कि स्विमिंग के एक्टिविटी के लिए और ब्लैक बोर्ड के लिए। तो हमने आज स्कूल में जाके प्रिंसिपल को सूचना दी कि ये हमारे बच्चे को फेस करना पड़ता है। तो उन्होंने बताया कि हम तो दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो करते हैं, लेकिन ये दिल्ली नहीं है, ये तो गुजरात है। तो गुजरात का हाई कोर्ट का तो कोई ऑर्डर है ही नहीं कि आरटीई के बच्चों को आप अलग क्लास में पढ़ाओ और बाकी बच्चों को अलग अलग डिवीजन में पढ़ाओ। हमें थोड़े दिन से तकलीफ हो रही है। हमारे बच्चे कंप्लेन कर रहे हैं कि हमारे क्लास में एसी नहीं है, हमें अलग बिठाया जा रहा है, और जो वाटर स्प्लैश एक्टिविटी हुई है 2 दिन पहले तो इनको पार्टिसिपेट नहीं किया गया। जो फिर हमने मैडम से इंक्वायरी किया तो मैडम बोलते हैं कि तुम्हारे बच्चे आरटी में है तो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो तुमको अलग लिया गया है। और जब इसकी शिकायत भरूच के जिला शिक्षा अधिकारी से की गई तो उन्होंने स्कूल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई। इसके बाद स्कूल प्रशासन ने दोबारा ऐसी गलती ना करने की बात कही। भरूच डिस्ट्रिक्ट में एमिकस स्कूल में ये मामला सामने आया था कि भाई आरटीई में एडमिशन लेने वाले छात्रों को अलग कक्षा में अलग डिवीजन में बिठाया जाता है और उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में शामिल नहीं किया जाता। जैसे ही ये कंप्लेंट मुझे मिली, मैंने फ़ौरन वहाँ तपास करवाई और उसके प्रिंसिपल को बताया कि भाई रूल्स एंड रेगुलेशन के हिसाब से आरटीई वाले बच्चों को सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। और उस प्रिंसिपल ने अपना माफ़ी पत्र भी लिख के दिया है और उसने सारे बच्चों को जिनको अलग डिवीज़न में बिठाया था वो आरटीई वाले सारे बच्चों को रेगुलर स्टूडेंट्स के साथ में बैठाना भी शुरू कर दिया है। छठे चरण के लिए थम चुका है चुनाव प्रचार का शोर। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा ने अपने पोते और जेडीएस नेता प्रज्वल रेवन्ना के लिए एक चेतावनी जारी की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उन्हें तुरंत विदेश से भारत लौटने की सलाह दी। देवेगौड़ा ने रेवन्ना को साफ शब्दों में चेताया कि वो उनके धैर्य की और परीक्षा न ले। उधर कर्नाटक की सरकार ने अब विदेश मंत्रालय से रेवन्ना का राजनयिक पासपोर्ट रद्द करने की गुजारिश की है।
लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए प्रचार का शोर शाम 6 बजे थम गया। अब छठे चरण में शनिवार को दिल्ली समेत 8 राज्यों की 58 सीटों पर वोटिंग होगी। उधर 5वें चरण के लिए डाले गए वोट पर अपडेटेड आंकड़ा जारी किया गया। दरअसल 49 सीटों के लिए कुल 62.2% मतदान हुआ है। ये जानकारी खुद चुनाव आयोग ने दी। 5वें चरण में 20 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में वोटिंग हुई थी। एम्स ऋषिकेश में डॉक्टरों ने अपना प्रदर्शन तेज कर दिया और उन्होंने अस्पताल में एक डॉक्टर से छेड़छाड़ के आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग उठाई। वैसे दावा है कि कुछ दिन पहले इसी आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ऊपरी मंजिल पर बने इमरजेंसी वार्ड के पास तक अपनी गाड़ी ले आई थी। हमारी मांग ये है कि एक गिवन टाइम फ्रेम के अंदर उसको बर्खास्त किया जाए जॉब से। इंडियन नर्सिंग काउंसिल को रिपोर्ट किया जाए ताकि इस तरह की अभद्र हरकत किसी डॉक्टर, किसी नर्स, किसी पेशेंट अटेंडेंट के साथ दोबारा न होने पाए। मौसम विभाग ने चेताया है कि अगले कुछ और दिनों तक दिल्ली समेत देश के कई हिस्सों में गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। राजस्थान, यूपी में भी और लू बढ़ेगी। ऐसे में लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। वैसे इस बीच हिमाचल प्रदेश के मंडी और बिलासपुर समेत कई जगहों पर बारिश हुई, जिससे लोगों को थोड़ी गर्मी से राहत मिली। तो एनसीआर दिल्ली में अभी टेम्परेचर्स तो हीट वेव लाइक नहीं है, थोड़ा टेम्परेचर्स कम हुए हैं, लेकिन 44-45 तक रहने का अनुमान है, 44 तक। और उसके बाद लेकिन वार्म नाइट है, और अगर 25 की बात करें तो ही हीट वेव कुछ हिस्सों में होने का अनुमान है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बेटी कुणाल चौहान की भोपाल में सगाई हुई। शिवराज की बेटी की सगाई डॉक्टर IM जैन की बेटी से हुई है। वैसे कुणाल राजनीति से दूर रहते हैं और विदिशा में डेयरी से जुड़ा कामकाज देखते हैं। खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास में मारपीट के बाद स्वाति मालीवाल ने कैमरे के सामने अपना दर्द साझा किया। स्वाति ने केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने मेरे साथ जमकर मारपीट की। लेकिन हैरानी की बात यह है कि केजरीवाल विभव कुमार को अब भी बचा रहे हैं। इस बीच खबर यह भी है कि दिल्ली पुलिस केजरीवाल के माता पिता से भी पूछताछ करना चाहती है, लेकिन आम आदमी पार्टी ने इसका कड़ा विरोध किया है। वहीं बीजेपी चुनाव में फायदा उठाने के लिए इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रही है, जबकि केजरीवाल इमोशनल कार्ड खेलकर जनता की सहानुभूति जुटाना चाहते हैं। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल को लेकर दिल्ली की सियासत पहले से सुलग रही थी कि चुनाव प्रचार के आखिरी दिन वो पिटाई कांड के बाद पहली बार मीडिया के सामने आ गई। स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम आवास पर हुई बदसलूकी की पूरी आपबीती बताई। केजरीवाल के पीए विभव कुमार पर सीधा आरोप जड़ दिया और अरविंद केजरीवाल को भी कटघरे में खड़ा कर दिया। मैंने उनको बोला भी कि भाई क्या हो गया, मतलब अरविंद जी आ रहे हैं, क्या हो क्या गया, तो इतना मैंने बोला और इतने में ही उन्होंने हाथ छोड़ दिया। उन्होंने मुझे 7-8 थप्पड़ पूरी जोर से मारे। मैं सोफे पे बैठी थी, वो सामने खड़े थे और वो मारे ही जा रहे थे। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या हुआ। इतने में मैंने अपने आप को बचाने के लिए अपने पैर से उनको पुश करने की कोशिश करी। तो जब मैंने उन्हें पुश करने की कोशिश करी तो उन्होंने मेरा पैर पकड़ लिया और मुझे नीचे घसीट दिया। उसमें मेरा सर भी जो वो सेंटर टेबल है उस पे जाके टकराया। मैं नीचे गिरी और फिर उन्होंने मुझे लातों से मारना शुरू किया और मैं चीखती रही, चिल्लाती रही, मैं मदद मांगती रही। स्वाति मालीवाल को लगता है कि अरविंद केजरीवाल विभव कुमार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी फैक्ट है कि इस पूरे प्रकरण में अरविंद जी उस आरोपी को पूरी तरीके से बचाते हुए दिख रहे हैं। वो उसको लेके लखनऊ घूम रहे हैं, वो उसके लिए प्रोटेस्ट पे सड़क पे उतरे। इतना तो उन्होंने मनीष जी जब अरेस्ट हुए थे उनके लिए भी नहीं करा। दिल्ली में 25 मई को चुनाव हैं और केजरीवाल प्रचार में जुटे हैं। इन सब के बीच स्वाति मालीवाल से बदसलूकी का मामला आम आदमी पार्टी के गले की फांस बन चुका है। इसका फायदा बीजेपी उठा रही है। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन भी बीजेपी ने आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को घेरा। आपके नेता जवाब में बार बार यही कह रहे हैं
कि मालीवाल ने जो भी कहा सब बीजेपी की राजनीति का एक अध्याय भर है। वो व्यक्ति जो एक महिला के साथ बुरा व्यवहार करे तो उसके लिए क्या ताजपोशी करनी चाहिए उसकी। जो भी व्यक्ति जो भी कोई इस तरह का अपराध करेगा, घिनौना अपराध है, किसी महिला के ऊपर हाथ उठाना शर्मनाक है, किसी महिला को इस तरह से जूते से मारना और घूंसे लात मारना। तो मुझे नहीं मालूम कि, लेकिन अगर इस तरह की घटना कोई करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वो विभव कुमार हो या वो लोग भी जिन्होंने विभव कुमार को उकसाया है, अपने जिनके घर में हुई है, उनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल के प्रति अपनी राजनीतिक दुर्भावना, बदले की भावना में इस तरह नीचे आ चुके हैं कि पहले उन्होंने केजरीवाल सरकार के मंत्रियों को गिरफ्तार किया, जेल में डाला, फिर अरविंद केजरीवाल जी को पकड़ के जेल में डाला। इस बीच खबर आई थी कि जांच एजेंसियां केजरीवाल के मां बाप से पूछताछ करने वाली हैं। हालांकि ये पूछताछ हुई नहीं, पर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने इस पर खूब सहानुभूति बटोरने की कोशिश की। जवाब बीजेपी ने भी दिया। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने आपको कांग्रेस की बी टीम बता दिया। आज तो आपने सारी हदें, सारी सीमाएं पार कर दी। आपने मुझे तोड़ने के लिए मेरे बूढ़े और बीमार माँ बाप को निशाना बनाया। क्या आपको लगता है मेरे माता पिता गुनहगार हैं? अपनी पुलिस से उनकी पूछताछ क्यों करवा रहे हैं? मेरे बूढ़े और बीमार माता पिता को क्यों प्रताड़ित कर रहे हैं? आपकी लड़ाई मुझसे है। मेरे माता पिता को प्रताड़ित करना बंद कर दीजिए। बहनों भाइयों, जिसने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया है, वह दिल्ली की जनता का कैसे विश्वास हासिल कर सकता है? जो माता बहनों और बेटियों की रक्षा जो सरकार नहीं कर सकती है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इन्होंने यदि कहा था चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा, और आज कांग्रेस की बी टीम बनकर इंडिया अलायंस में यह काम कर रहे हैं। 4 तारीख को मोदी जी की यूं तो दिल्ली में सीटें सिर्फ 7 हैं, पर देश की राजधानी है, इसलिए नजरें सबकी होती है। इस बार अलग ये है कि जिस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस का वजूद खत्म करके सत्ता हासिल की, इस बार वही आप कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ रही है। जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन हुआ है, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देश के लिए बहुत अच्छी बात है। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपके लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में भारी उछाल देखने को मिली। सेंसेक्स 1197 अंक चढ़कर 75,418 के ऑल टाइम हाई पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 370 अंकों पर चढ़ा, ये 22,968 पर पहुंच गया। सोने चांदी की कीमतों में भारी गिरावट देखने को मिली। सोने की कीमतें 1,000 रुपए से ज्यादा लुढ़क गई। दिल्ली सर्राफा बाजार में सोना 1,050 रुपए सस्ता हुआ। अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत घटकर 73,550 रुपए पर पहुंची। वहीं चांदी की कीमत भी 2,500 रुपए फिसली। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 92,600 रुपए हो गई। एयर इंडिया कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई। एयर इंडिया ने अपने कर्मचारियों को इंक्रीमेंट देने का ऐलान किया है और पायलटों को बोनस देने की बात भी कही है। एयरलाइन के अधिग्रहण के बाद टाटा ग्रुप की ओर से कर्मचारियों को ये पहला तोहफा है। एयर इंडिया में लगभग 18,000 कर्मचारी हैं। सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थान IIT यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की। देश के ये संस्थान आज जॉब प्लेसमेंट संकट से जूझ रहे हैं। ये चिंताजनक जानकारी एक RTI के जरिए जुटाए गए आंकड़ों से सामने आई है। IIT कानपुर से पढ़े धीरज सिंह ने RTI आवेदन के जरिए देश भर के IIT के आंकड़े जुटाए हैं। इसमें पता चला है कि इस साल देश के 23 IIT कैंपस में 8,090 छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला है। ये कुल पास छात्रों में लगभग 38% है। इनमें से 6,050 स्टूडेंट्स पुराने 9 IIT से हैं और 2,040 स्टूडेंट्स 14 नए IIT से जुड़े हैं। 2024 में 21,500 छात्रों ने प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें केवल 13,410 को जॉब मिली।
बाकी अब भी जॉब की तलाश में है। इस साल करीब 38% छात्रों को प्लेसमेंट नहीं मिला है, जबकि 2 साल पहले 2022 में ये आंकड़ा 19% था। यानी कि आईआईटी कैंपस में जॉब ना पाने वाले छात्रों की संख्या पिछले 2 साल में दुगनी हो गई है। वहीं साल 2023 में 23 आईआईटी के कुल 20,000 ग्रेजुएट छात्र प्लेसमेंट के लिए रजिस्टर हुए थे, जिनमें 21% को जॉब नहीं मिली थी। ये आंकड़े सिर्फ उन ग्रेजुएट्स के हैं जो प्लेसमेंट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। इनमें 20 से 30% वे स्टूडेंट शामिल नहीं है जो प्लेसमेंट पाने के बजाय हायर स्टडीज, सिविल सर्विसेज एग्जाम या फिर अपना वेंचर शुरू करने का विकल्प चुनते हैं। जाहिर है, आईआईटी जैसे प्रीमियर संस्थान में छात्रों की प्लेसमेंट में गिरावट आना चिंता की बात है। प्लेसमेंट न मिलने से कई छात्रों की मेंटल हेल्थ पर भी जानलेवा असर पड़ता है। ऐसे में इस बड़ी समस्या पर न सिर्फ तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, बल्कि इसका हल निकालना भी जरूरी है। इस मुद्दे पर हमने मुंबई और दिल्ली में कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। इतने सारे लोग कहाँ जाएंगे, मतलब जो लोग आईटी फील्ड में, तो कितने सारे लोग हर साल जाते हैं और मतलब उन लोगों के पास कुछ जॉब जब करने का टाइम आता है तो उन लोगों के पास कुछ होता ही नहीं है। लाइक दे आर रियली स्ट्रगलिंग फॉर जॉब्स। मतलब इसके लिए एटलीस्ट गवर्नमेंट को तो कुछ करना चाहिए। आपने 3 इडियट्स फिल्म देखी होगी, आपको याद होगा कि किस तरह से एक इंजीनियर का किस तरह से उनका कंडीशन हो गया था, यहाँ तक कि लोग सुसाइड करने के बारे में भी सोच लेते हैं कि हमें यहाँ पे जॉब नहीं मिल रहा है। और उनके पेरेंट्स इतना ज़्यादा उनको प्रेशर करते हैं कि अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पे खरा ना मैं नहीं उतर पाऊंगा, ये सोच के आधे तो वो जीते जी मर जाते हैं। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी, जिनके बच्चे करना चाहते हैं उन्हें करने दीजिए, जो नहीं करना चाहता उन्हें प्रेशर मत डालिए कि आप IIT में जाओ। पेरेंट्स तो प्रेशर तो हमेशा रहता है, क्योंकि आजकल के सारे पेरेंट्स का सपना ये रहता है कि हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बने, कुछ करके दिखाए। क्योंकि जो हमारे पेरेंट्स है वो तो पढ़ाई लिखाई किए नहीं, तो वो चाहते कि उनका बच्चा आगे पढ़ के कुछ नाम रोशन करे। लेकिन हमारी जो सरकार है वो तो कुछ कर ही नहीं रही है। नौकरी तो यहाँ है ही नहीं, बस खाली नौकरी के नाम पे पढ़ाई किया जा रहा है, प्रेशर झेला जा रहा है। मैं ऐसा देख रहा हूँ कि बहुत सारे IIT जो हाईटेक है, जो हाईटेक नॉलेज गेन भी किए, वो आजकल ये फुटपाथ पे जाके ठेला लगा रहे, गाड़ी चाय की स्टॉल खोल रहे। ये IITs के लिए बेनिफिट नहीं है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर IIT जो भी कर रहा है स्टूडेंट, तो वो गवर्नमेंट्स उनके लिए कुछ बेनिफिट्स निकाले, कुछ ऐसी पॉलिसीज निकाले जिससे मतलब IITs में मतलब इम्प्रूवमेंट हो और जॉब्स की आशाएं बहुत ज़्यादा हो। एक क्वेश्चन मार्क पुट ऑन करता है हमारी गवर्नमेंट पे भी, हमारे एजुकेशन सिस्टम पे भी, हमारे लीडर्स पे, और कुछ हद तक हमारे इंस्टीट्यूशंस पे। लाइक IIT की बात हो रही थी अभी, सो IIT अपने लेवल पे भी बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि दे हैव अ ब्रांड, बहुत क्लस्टर्ड कंडीशन है, एंड इसमें बहुत ज़्यादा पॉइंट क्लियर जो है कोई नहीं कर सकता। नेशन शुड कम टुगेदर फॉर दिस। आप IIT से हो, टायर 2 कॉलेज से हो, टायर 3 सिटी से हो, जहाँ से भी हो, बट अगर आपके पास स्किल हैं तो आज हमारे देश के बहुत बच्चों को बहुत अच्छे पैकेज, जो भी IIT से भी ज़्यादा अच्छे ऑफर्स बिना IIT गए भी बच्चों को मिल रहे हैं। सो मेरा मेन मोटिव यही रहेगा कि फर्स्ट एवरीवन शुड डेवलप देयर स्किल्स बीइंग इन IIT और नॉन IIT। 38% स्टूडेंट्स को अभी नहीं मिले। पिछले साल 45% स्टूडेंट्स जो थे वो IIT के, जिनको जॉब नहीं मिला था। तो ये IITs के लिए एंड स्टूडेंट्स के लिए एज वेल एज गवर्नमेंट के लिए ये बहुत ही अलार्मिंग फैक्टर है। आई थिंक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ये कि IIT जैसे इंस्टीट्यूट्स में प्लेसमेंट नहीं हो रही है। एंड अगर कोई बच्चा IIT में जाता है तो उनकी यही मतलब एक उम्मीद होती है कि वो एक अच्छी जॉब के साथ बाहर निकलेंगे वहाँ से। बट सिंस ऐसा नहीं हो रहा है तो मे बी बाकी जो Tier 2, Tier 3 कॉलेजेस हैं तो उनमें तो ऑब्वियसली बच्चों को फिर डाउट रहेगा। तो आई थिंक गवर्नमेंट शुड डू समथिंग अबाउट इट। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। आम का सीजन आ गया है, ऐसे में आम कारोबारियों ने भी बाजार के लिए कमर कस ली है। गुजरात के जूनागढ़ में जहां केसर आम की खेती को युवा पीढ़ी बढ़ावा दे रही है, तो वहीं अमरेली में हर साल की तरह इस साल भी केसर आम को विदेश भेजने की तैयारी चल रही है। और इन सबसे अलग राजकोट में खेती हो रही है दुनिया के सबसे महंगे आम की। गुजरात में आम के कारोबार की देखिए ये प्रगति रिपोर्ट। आम तो वैसे ही सबके मुंह में पानी ले आता है, लेकिन बात जूनागढ़ के केसर आम की हो तो मिठास कुछ बढ़ जाती है। जूनागढ़ का खास केसर आम अपनी खूबियों के लिए देश ही नहीं दुनिया भर में मशहूर है, क्योंकि ये सिर्फ स्वाद ही नहीं सेहत के लिए भी खास है।
दावा है कि इससे खून की कमी और डायबिटीज जैसी बीमारियों से राहत मिलती है, लिहाजा यहाँ इसकी खेती भी बड़े पैमाने पर होती है। केसर के साथ साथ यहाँ के किसान देश दुनिया की अलग अलग किस्मों के आम भी उगाते हैं और दुनिया भर में इसकी सप्लाई करते हैं। अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, कनाडा, सऊदी अरब जैसे देशों में जूनागढ़ के केसर आम की खूब मांग है, लिहाजा नई पीढ़ी भी इस कारोबार को आगे ले जाने में जुटी है। हमारे पूरे बगीचे में आम के पौधे लगे हैं और हम ये आम का अब कुछ नया करना चाहते हैं। जो हमारे आम इधर तो बेचते हैं तो हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे और इसकी क्वालिटी हमको मेंटेन करेंगे और आम का नया नया प्रोडक्ट करके हम विदेश में भी एक्सपोर्ट करेंगे और हमारा भारत देश का नाम रोशन करेंगे। केसर आम की खेती अमरेली जिले में भी खूब होती है और यहाँ के बड़े किसान हैं मधु भाई सवानी, जिनके बागों के आम अमेरिका में व्हाइट हाउस तक पहुँच चुके हैं। अमरेली के सावरकुंडला तालुका में इनका बागीचा है, जिसका नाम इन्होंने श्रीजी रखा है। विदेश जाकर बस गए थे, फिर जब देश की मिट्टी वापस खींच लाई तो अब यहाँ की खुशबू विदेशों तक पहुँचा रहे हैं। इनके बगीचे के केसर आम का स्वाद जॉर्ज बुश से लेकर डोनाल्ड ट्रंप और बाइडेन तक चख चुके हैं। और ये है दुनिया का सबसे महंगा मियाजाकी आम, जिसकी कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए तक है। और इसके महंगे होने की वजह ये है कि ये आम सेहत के लिहाज से भी बेहद खास है। इस आम में विटामिन सी, विटामिन ए और कैंसर रोधी तत्व पाए जाते हैं और इस आम की मिठास भी दूसरे आमों से थोड़ी अलग होती है। वैसे तो ये आम की जापानी किस्म है, लेकिन अब इसकी खेती गुजरात के राजकोट में भी हो रही है और इसकी खेती कर रहे हैं किसान जयसुख रादड़िया। खाने में फायदे में ये जो मैंगो है अपने आप जो खाते हो उससे इसके अंदर बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन ए से लेके सी भरपूर मात्रा में है। ये कैंसर रोग प्रतिकारक शक्ति भी इसमें ज़्यादा है और ऑल ओवर ये मार्केट में इतना क्वांटिटी में है ही नहीं। इसकी वजह से रेयर आइटम है, इसीलिए इसका रेट भी ज़्यादा है और ये विटामिन हर बीजा जो मैंगो है जो अदरवाइज जितना भी है अपना उससे कई गुना ज़्यादा इसमें विटामिन है। इसकी वजह से इसका रेट भी ज़्यादा है और ये रेयर आइटम है। मियाजाकी आम के बाद अब जयसुख रादड़िया ने एक और दुर्लभ आम का उत्पादन किया है, जिसे किंग ऑफ चकापत कहा जाता है। इसके एक आम का वजन 1 किलो से लेकर 1200 ग्राम तक है। यानी आम के सीजन में आम का कारोबार प्रगति पर है। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी के साथ राजकोट से रौनक मजीठिया, गुड न्यूज टुडे। क्रिकेटर कुलदीप यादव ने लिया बांके बिहारी का आशीर्वाद। खेल जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए चलें खेल चक्कर। T20 वर्ल्ड कप के लिए अमेरिका रवाना होने से पहले कुलदीप यादव मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने श्री बांके बिहारी जी के दर्शन किए। इसको लेकर कुलदीप ने खुद एक पोस्ट सोशल मीडिया पर भी शेयर की। इसमें उन्होंने लिखा, वृंदावन से हरे कृष्णा। सूत्रों के हवाले से खबर है कि जुलाई की शुरुआत में टीम इंडिया को मुख्य कोच मिल जाएगा। दरअसल T20 विश्व कप के बाद राहुल द्रविड़ का कार्यकाल खत्म हो रहा है। ऐसे में BCCI ने इस पद के लिए आवेदन मांगे हैं। गौतम गंभीर, हरभजन सिंह, स्टीफन फ्लेमिंग, महिला जयवर्धने कोच पद की रेस में हो सकते हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि अभी तक किसी ने आवेदन नहीं किया है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।